नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला जारी है। आज मैं राजनीति श्रेणी की पुस्तकों के साथ उपस्थित हूँ। भारतीय राजनीति को लेकर बहुत सारी पुस्तकें साल 2022 में आई जो हमारी नज़र से गुजरी। इनमें हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें भी शामिल हैं। मैं पहले ही यह स्पष्ट कर दूं कि यह किसी भी तरह से टॉप 10 का क्रमवार विवरण नहीं है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम में ये पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि जो टॉप 10 में चयनित पुस्तकें हैं ये सभी पुस्तकें लगभग समान स्तर पे मुझको प्रभावित करने में सफल रही। इनमें कुछ पुस्तकें 2022 से पहले की भी हो सकती हैं प्रकाशित हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उन पुस्तकों के बारे में ब्यौरा दूं जिन्हें मैंने इस साल यानी 2022 में पढ़ा था और जिन्होंने मुझे विधा विशेष में छुआ। राजनीति श्रृंखला की जो पुस्तकें 10 इस आयोजन में स्थान बना सकी, उनका नाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। भाजपा का अभ्युदय, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का उत्थान। भूपेंद्र यादव एवं इला पटनायक की यह पुस्तक बतौर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर अब तक की यात्रा का विश्लेषण करती है और इसी बहाने यह पुस्तक भाजपा की विचारधारा, उसकी राजनीति, संगठन और आर्थिक नीति पर विहंगम दृष्टि डालती है। यह पुस्तक भाजपा के उतार चढ़ाव वाले दौर के बीच इसके नेताओं के आपसी विमर्श, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और उन आंतरिक कहानियों का भी परिचय करवाती है जो इस दल को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल बनाता है और यह भी बताता है कि यह दल अपने महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लेता है और उन फैसलों को करते वक्त उसके नेतृत्व वर्ग की सोच क्या होती है। मूलतः अंग्रेजी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। हिंदी में इसका अनुवाद मंजीत ठाकुर ने किया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। नेहरू भारत को परिभाषित करने वाले संवाद। त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन की यह पुस्तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और चिंतन पर आलोचनात्मक दृष्टि डालती है, लेकिन उनके संवाद की बहाने। यह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से अलग जो पंडित नेहरू के संवाद थे उनके बहाने उनकी व्याख्या करती है और यह बताती है कि इन संवाद ने नेहरू की वैचारिक चिंतन वाली पृष्ठभूमि को कैसे देश के सामने रखा और उन्हें प्रभावित किया। जो 4 संवाद इस पुस्तक में शामिल हैं उनमें जो पहला संवाद है वो मोहम्मद इकबाल के साथ सामाजिक जीवन में धर्म और मजहब की क्या भूमिका है। दूसरा संवाद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुस्लिम लोगों के राजनीतिक अधिकार को आधुनिक भारत में कैसे तय किया जा सकता है, इस पर था। तीसरा संवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चीन और भारत की जो विदेश और सुरक्षा नीति है भारत की, उनको लेकर उस पर था। और जो आखिरी संवाद है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के प्रथम संशोधन को लेकर जो दोनों नेताओं के बीच संवाद था। इन 4 बड़े संवादों के बहाने पंडित नेहरू के दृष्टिकोण को यह पुस्तक आलोचनात्मक दृष्टि से पाठकों के सामने रखती है। अंग्रेजी में यह पुस्तक पहले प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। केतन मिश्रा ने इसका हिंदी अनुवाद किया और प्रकाशक हैं हार्पर हिंदी। सिंधिया राजघराना, सत्ता, राजनीति और षड्यंत्रों की महागाथा। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई की यह पुस्तक लंबे समय से भारतीय सियासत पर जो उन्होंने नज़र रखी थी उसकी दृष्टि से ऐतिहासिक शख्सियतों और राजघरानों का जो षड्यंत्र चलता है और उसमें भी सिंधिया राजघराने की क्या भूमिका थी उस पर अनूठी बात रखती है। यह घराना, लेखक का दावा है कि यह घराना केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का इकलौता ऐसा घराना है जो पिछले 300 सालों में एक दिन के लिए भी
सत्ता से बाहर नहीं हुआ, यानी इस परिवार का कोई न कोई सदस्य पिछले 300 सालों से हमेशा सत्ता में रहा है। इसके अलावा सिंधिया राज परिवार के करीबी लोगों के साक्षात्कार, उनके खुद के साक्षात्कार, उनके बारे में छपी खबरें और उनके बारे में जो तथ्य हैं उनका विवेचन करते हुए लेखक ने 1857 की बगावत के समय, मतलब क्रांति के समय, ग्वालियर के शासकों की जो भूमिका थी विवादास्पद, उनकी बात की है। महात्मा गांधी की हत्या में महल की क्या भूमिका थी, इनकी भी बात की है। माँ बेटे, बहन भाई, भतीजा बुआ और महल के करीबियों के बीच किस तरह से षड्यंत्र और विवाद रहे, किस तरह से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही, इसको यह पुस्तक रखती है। भारतीय राजनीति में सिंधिया घराने को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हालांकि यह पुस्तक भी अंग्रेजी में ही प्रकाशित हुई थी, द हाउस ऑफ सिंधियाज, जिसका जयजीत अकलेचा ने हिंदी अनुवाद किया है। प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस। आरएसएस एंड गांधी, द आइडिया ऑफ इंडिया, यह पुस्तक अंग्रेजी में संगीत कुमार रागी ने लिखी है। यह पुस्तक महात्मा गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच जो समता और विरोधाभास है उसको आलोचनात्मक नज़रिए से देखने की कोशिश करती है। समाचार चैनलों पर अक्सर संघ समर्थक बौद्धिक की छवि वाले प्रोफेसर रागी दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं और इस पुस्तक में उन्होंने महात्मा गांधी और आरएसएस के विचारों का विश्लेषण इस दृष्टि से किया है कि उनका कहना है कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों बहुत सारे मामलों पर एक जैसा सोचते थे और कहीं कहीं वो अलग हो जाते थे। उन्होंने अपनी समीक्षात्मक विवेचनात्मक दृष्टि से उन बिंदुओं को सामने रखा है पाठकों के जो महात्मा गांधी और संघ में एकात्मता कहाँ कहाँ दिखाते हैं और कहाँ वे अलग हो जाते हैं, इनको भी बताते हैं। खासकर इसके बहाने वो इस देश को की राजनीति को गढ़ने और प्रभावित करने वाले सबसे बड़ी शख्सियत महात्मा गांधी और दूसरे सबसे बड़े संगठन की सामाजिक, सभ्यतागत, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक सवालों से जुड़ी हुई बहस को भी साथ के साथ रखते हुए चलते हैं। ये पुस्तक दोनों ही, मतलब एक संगठन और एक बड़े व्यक्ति के विचारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। इसके प्रकाशक सेज पब्लिकेशंस हैं। हिंदी में यह पुस्तक अभी तक नहीं आई है। आंदोलनजीवी किसान संघर्ष और आज़ाद भारत के जन आंदोलन, विनोद अग्निहोत्री की यह पुस्तक है जो दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान तब सामने आई, उनके लंबे साल के रिसर्च के बाद, जब आंदोलनजीवी शब्द बहुत प्रचलित हो गया। किसी ने इस शब्द को सकारात्मकता में लिया तो किसी ने हिकारत की नज़र से देखा। लेखक को यह लगा, चूँकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको लगा कि भारत में जो आंदोलन है उन्होंने भारतीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया और नागरिकता और जन अधिकारों की बात किस तरह से की। इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, इसके इतिहास से शुरू किया और यह बताने की कोशिश की है कि आंदोलन कब, कहाँ, क्यों जरूरी हैं और इन पर क्यों लगातार बात होनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, उनकी गतिशीलता के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, आम जनता की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है और नागरिक अधिकारों के लिए और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए युवा पीढ़ी को बार बार यह जानना चाहिए कि अहिंसात्मक रूप से आंदोलन इस देश के लिए कितने जरूरी हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक पाखी पब्लिशिंग हाउस। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, अजय सिंह की यह पुस्तक भारतीय राजनीति में संगठन की महत्ता को उजागर करती है और उन बारीक पहलुओं का अध्ययन करती है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में स्थापित कर दिया। यह किसी भी नेता के अपने संगठन, अपने सहयोगियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच के संबंधों को भी अनूठे ढंग से रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद के पहले पार्षद चुनावों में जो उनकी भूमिका थी, उससे लेकर आज तक पार्टी संगठन के साथ उनका क्या संबंध है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ क्या संबंध है, संघ नेतृत्व से उनके संबंध कैसे हैं और आम कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी के संबंध कैसे हैं, यह पुस्तक ऐसे कई उदाहरणों से लबरेज है
और यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का कद एक दिन में नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके लिए उन्होंने हाड़तोड़ मेहनत की है। यह पुस्तक भी अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है, जिसके प्रकाशक हैं पेंगुइन ई-बरी प्रेस। शाहीन बाग भाषा सिंह की यह पुस्तक है। यह पुस्तक शाहीन बाग आंदोलन के बहाने उन स्त्रियों की बात करती है, आंदोलन की रूपरेखा की बात करती है और उस आंदोलन को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करती है, जो राजधानी दिल्ली के एक गुमनाम इलाके से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक राष्ट्रीय परिघटना की तरह से पूरे देश में और विश्व में चर्चा का केंद्र बन गया। यह किताब औरतों, खासकर मुस्लिम औरतों की अगुवाई में चले शाहीन बाग आंदोलन का एक तरह से आंखों देखा वृतांत है। यह किताब संप्रमाण उन पक्षों को उद्घाटित करने की कोशिश करती है जिसकी बदौलत शाहीन बाग ने बधी बधाई राजनीतिक सामाजिक सोच को झकझोर दिया, लोकतंत्र और संविधान की शक्ति को नए सिरे से परिभाषित कराया, उनका एहसास कराया और उसके प्रति लोगों के भरोसे को मजबूत किया। इस आंदोलन ने लोकतंत्र को एक नई करवट दी, कम से कम लेखिका का दावा ऐसा है। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम सार्थक प्रकाशन। सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का अक्कू श्रीवास्तव की यह पुस्तक आज़ाद भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उतार चढ़ाव के समीकरण का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है और बताती है कि भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्य के क्षेत्रफलों के अंतर विरोध कब प्रकट हुए, कब उनका उभार हुआ और इसके निर्माण के बीज कैसे पल्लवित और पुष्पित हुए। इस पुस्तक में केंद्र, राज्य, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय क्षेत्रफलों के द्वंद्व को भी बारीकी से दर्शाया गया है। यह पुस्तक भारतीय राजनीति के बुनियादी अंतर विरोधी विविध आयामों को बहुत गहराई से जाकर परखती है और उन्हें पाठकों के सामने रखती है, क्योंकि समकालीन राजनीति में इन तत्वों का क्या महत्व है। लेखक का दावा है कि जो क्षेत्रीय दल जनतंत्र के लिए, बड़े दलों के लिए या कई बार अभिशाप की तरह नजर आते हैं, वास्तव में यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और उनका होना कितना महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। चुनाव नीति मोहम्मद रज़ी की यह पुस्तक है, जो भारतीय संसदीय चुनावों पर एक अलग तरह की पुस्तक है। यह कहती है कि दुनिया भर की नज़रें भारत के चुनावों पर लगी रहती है और भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां और नीतियां हैं, इनकी बात पूरी दुनिया में होती है। आखिर चुनाव नीति सियासी पार्टियों के लिए क्या है, यानी सियासी पार्टी जो चुनावी हथकंडे अपनाती हैं, यह पुस्तक उनकी बात करती है और कहती है कि भारत की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था में इस चुनाव नीति के चलते बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव आते हैं। क्यों? क्योंकि हर दल जीतने के चक्कर में एक चुनाव नीति बनाता है, उस सिद्धांतों से परे जाता है और धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति को अपना लेता है और फिर उन्माद और नारों की इस गुबार के बाद जब वो सत्ता में आ जाता है तो नागरिकों के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता। इसीलिए इन बातों के बारे में जानना जरूरी है कि अगर कोई दल सैद्धांतिक रूप से कोई बात करता है तब तो महत्वपूर्ण है, अन्यथा चुनावों के लिए अगर वो कोई नारा और दावा करता है तो उन पर जनता को जागरूक रहना चाहिए। प्रकाशक हैं हिंद युग्म प्रकाशन। टॉप 10 की जो आखिरी पुस्तक है वह है उत्तर प्रदेश चुनाव 2022। प्रदीप श्रीवास्तव ने यह पुस्तक लिखी है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से विराट बहुमत मिला, उसका भारतीय राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, यह पुस्तक उनके बारे में बात करती है और यह बताती है कि आखिर उत्तर प्रदेश भारतीय सियासत के लिए क्यों इतना अहम प्रदेश है। इसके अलावा यह पुस्तक यह भी बताती है कि जो देश का सबसे ताकतवर सियासी सूबा है, उसकी जो राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को कौन से क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक कारक निर्देशित करते हैं।
यह पुस्तक ऐसे सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करती है कि आखिर क्या वजह है कि जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनके बीच भी एक तरह का स्व पहचान का उभार आ रहा है, या ये उभार आ रहा है कि उन्हें भी राजनीति में भागीदारी चाहिए। क्या वो सत्ता में सीधी भागीदारी पाने में सफल हो पाएंगे? यह पुस्तक इस तरह के तमाम जाने अनजाने बिंदुओं पर, राजनीतिक पहलुओं पर गहराई से दृष्टि डालती है और आसान शब्दों में यह समझाने की कोशिश करती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, वहाँ के नतीजों का पूरे देश पर क्या असर पड़ेगा। इस पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स हैं। साहित्य तक में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ये पुस्तकें 2022 में मुझे पढ़ने को मिली थी। हमारी कोशिश रहती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। किसी भी रूप में हम इन पुस्तकों की श्रेष्ठता का दावा नहीं करते, बल्कि वो पुस्तकें मुझे व्यक्तिगत तौर पर, यानी बुक कैफे को किस रूप में पसंद आई, उनकी बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलें, किताबें पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। कल मैं ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक विधा के साथ टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला में आपसे उपस्थित होऊंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।